दृष्टि विस्तार पर आपको आ जाना है आज। मानव नेत्र में दो तरह से दोष होता है। एक आपको अधिक दूरी या नज़दीक दिखाई नहीं पड़ेगा। एक क्या होता है, आपको रंग दिखाई नहीं पड़ेगा। आप देखते होंगे नेतरहाट नवोदय का परीक्षा आप दिए होंगे सैनिक का, उसमें मेडिकल में या स्कूल में जांच करने आता होगा तो यह लिखा रहता है, जैसे ये कॉपी रहता है, जैसे ये पेज है, यहाँ रहेगा, मान के चलिए कहीं लिखा रहेगा लाल रंग से, मान के चलिए जैसे ये अपने लिखल है, ठीक है। कहीं आपको रहेगा लाल रंग से 23 लिखा, कहीं रहेगा 24। आपको कहेगा पढ़ने के लिए तो आप इसको पढ़िएगा 24। ये नीला रंग है। आपको अगर 23 पढ़ने कहा, आप 23 नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब ये होता है कि इसमें लाल शंकु नहीं है। 23 जो है लाल से लिखा हुआ है। अब अगर आपको लाल रंग का शंकु आँख में नहीं होता है तो आपको उजला दिखाई देगा। आप अंधा नहीं है, आप जो है आप लाल रंग से अंधा है। इसका ही नाम पड़ता है आपको वर्णांध। आपको लाल क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? जैसे आपके आँख में लाल रंग का शंकु नहीं है। जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे वर्णांध कहते हैं। वर्णांध का परिभाषा है जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का, जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे वर्णांध कहते हैं। वर्णांध दो होता है। जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे वर्णांध कहते हैं। अब देखिए, यह रोग सर्वप्रथम परमाणु के जनक जॉन डाल्टन यह रोग सर्वप्रथम परमाणु के जनक जॉन डाल्टन के नेत्र में देखा गया था। इसलिए वर्णांध को डाल्टिज्म
रोग कहा जाता है। यह रोग सर्वप्रथम परमाणु का जो जनक है डाल्टन को हुआ था, ठीक है, और उसका आने वाले पीढ़ी जो था उसमें भी यह पाया गया था रोग, ठीक है। उन्होंने कहा था कि यह आनुवांशिक बीमारी है। वर्णांध जो है, वर्णांध एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता तो वर्णांध कहते हैं। यह रोग सर्वप्रथम परमाणु के जनक जॉन डाल्टन के नेत्र में देखा गया था, इसलिए वर्णांध को क्या कहा जाता है? डाल्टिज्म रोग कहा जाता है। डाल्टिज्म वर्णांध एक आनुवांशिक रोग है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अब दूसरा आ जाते हैं किरण के बारे में। किरण का होता है रे। प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश की चलने के पथ को किरण कहते हैं। अब हम कह सकते हैं प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश की चलने के पथ को क्या कहा जाता है? किरण कहते हैं। किरण का संकेत ये है। अगला पॉइंट आता है प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। पुंज मतलब होता है समूह, जैसे धान का पुंज, अनुक उसमें आटी होता है, उसी प्रकार किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। उसमें भी किरण बहुत सारे पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं।
तो इसमें जो होता है पहला जो आपको हो जाएगा वो होगा समांतर प्रकाश पुंज। पहला जो इसमें आ जाएगा वो आएगा आपको समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज होते हैं 3 प्रकार के, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आप जानते होंगे समांतर रेखा, वैसी रेखाएं जिसके बीच की दूरी हमेशा समांतर होती है। जैसे ये आपको 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपको होगा 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं L, यहाँ M, यहाँ N। तो L समांतर M और M समांतर N, इसीलिए L समांतर M समांतर N हम कह सकते हैं। इसमें इसके समांतर ये है और इसके समांतर यह है, ये समांतर रेखाएं होती है। तो वैसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करता है, वैसी रेखाएं जो दूसरी रेखाओं से प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये समांतर रेखा नहीं है। यहाँ पर कोण बन गया, समांतर रेखा में कहीं कोण नहीं बनता है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है, कोण की जो 0 डिग्री होता है, कोण जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। समांतर प्रकाश पुंज में बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, समांतर होता है। अब इसका परिभाषा इस प्रकार है, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें समांतर चलती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें समांतर चलती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे नीचे में बता रहे हैं, जैसे ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, यह समांतर प्रकाश पुंज है। दूसरा पॉइंट आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट मतलब होता है जमा होना। बीम ऑफ लाइट, जैसे कोई एक बिंदु है, इस पर जो है किरणें, जमा हो रही है।
इसे इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये यहाँ पर क्या हो रही है, जमा हो रही है। अब इस पर क्या अब इसका परिभाषा पा जाते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जमा होना या जमा करना। अब इसका परिभाषा जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब अगला पॉइंट पर आ जाते हैं। अभिसारी में होता है प्रकाश जो होता है एक बिंदु पर क्या होता है, आकर के क्या होता है, जमा होती है। उसे ही हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब अगला पॉइंट आते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना। मान चलिए यहाँ पर एक कोई बिंदु है। अब बिंदु से किरणें बाहर की ओर फैल रही है। इसे बाहर की ओर फैल रही है। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लोग को दिखाते हैं, दे सकते हैं। अब इसका परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें
अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, या कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, एक बिंदु से क्या हो रही है, किरणें बाहर की ओर फैल रही है। अब आगे पॉइंट आते हैं। देखिए, वायुमंडल में कुछ जिस माध्यम में कण सटे होते हैं, वो सघन माध्यम होता है, और जिस माध्यम में कण अलग अलग होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये विरल माध्यम है। इसमें जो कण है दूर दूर है। जिस स्थान पर धूल कण गैस से वायु नहीं पाई जाती है उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात क्या है? हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में, अब तब संताप मंडल, तब ओंजो मंडल है, और उसके ऊपर वायुमंडल है, तब आपको निर्वात है। हम कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में वायुमंडल अंतरिक्ष, तो पृथ्वी के पृथ्वी के बाद जो वायुमंडल है उसके बाद निर्वात है। वहाँ पर हवा नहीं है, वहाँ पर धूल कण गैसें और जो है नहीं पाई जाती है। तो पहले प्रकाश निर्वात में आती है, तब निर्वात के बाद वायुमंडल में प्रवेश करती है। जिस माध्यम का कण सटे होते हैं उसे नोट लिख देते हैं। नोट में आपको समझा देते हैं, रुकिए एक मिनट। नोट, जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम का कण अलग अलग होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये आपको नोट हो गया। सघन और विरल माध्यम का एग्जाम्पल नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो इसमें हवा की अपेक्षा जल जो होता है वह सघन है। देखिए, हवा का जो कण है दूर दूर है, लेकिन जल का जो सटा होता है कण। अब बताते हैं आगे। जल की अपेक्षा
कांच सघन है, कांच सघन है। जल के अपेक्षा कांच जो है सघन है। जल का कण दूर दूर और कांच का सटा सटा। जैसे हवा के अपेक्षा जल जो है सघन है, हवा का कण दूर दूर, जल का कण। अब आगे पॉइंट आते हैं। जिस स्थान पर धूलकण गैसें, वायु इत्यादि नहीं पाई जाती है। जिस स्थान पर धूलकण, गैसें, वायु इत्यादि नहीं पाई जाती है उसे निर्वात कहते हैं। यदि आपको चलने के लिए कहेंगे, आप हवा में चल सकते हैं और जल में चलिए। आपको चलने में कठिनाई कहाँ पर होगा? तो आपको चलने में जो है जल में दिक्कत होगा, क्योंकि जल का कण सटे होते हैं। विरल माध्यम जैसे हवा है तो हाफ में आप तेजी से चल सकते हैं, लेकिन जल में आप जल्दी से नहीं चल पाइएगा, क्योंकि जल का जो कण है वो सटे होते हैं। हवा आपको इसीलिए विरल हो जाता है और जल जो है सघन माध्यम हो जाता है। अगला पॉइंट है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात में कोई रुकावट नहीं होता है, इसीलिए उसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर धूलकण, गैसें नहीं पाई जाती है। ठीक है। आगे पॉइंट आ जाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ होता है अल्फा, बीटा, गामा होता है। ये प्रति सेकेंड यहाँ पर हो गया, उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा।
हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत लोग जो है ये नहीं लिखते हैं, दोनों ही समान होते हैं। आप खुद सोच सकते हैं, निर्वात का मतलब यहाँ वहाँ पर क्या है, कुछ भी रुकावट नहीं है। अब वायुमंडल में हवा है, वहाँ धूलकण भी है और बहुत रुकावट है, क्या चाल समान होगी? नहीं। यह क्या होगी, ओजोन के ऊपर निर्वात है, तो वहाँ तक हानिकारक किरणें पहुँचती है, जिसे ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, उसके बाद वायुमंडल में आती है। इसीलिए हानिकारक किरणों का, वही हानिकारक किरण का नाम पड़ता है आपको अल्फा, बीटा और गामा। हवा में यह किरणें जो है वहाँ पर ओजोन परत से छन जाती है, उसके बाद आपके वायुमंडल में आ जाती है। इसीलिए ये यहाँ नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। और जल में जो होता है प्रकाश की चाल, आगे आ जाते हैं। जल में प्रकाश की चाल जो है आपको कितना होता है, आपको हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आ जाते हैं आपको कांच में। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में अधिक है, सबसे अधिक होती है निर्वात प्रकाश की चाल। हवा में कम प्रकाश की चाल होती है, जल में भी उससे भी कम होता है, और कांच में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल। जल की अपेक्षा कांच सघन है। निर्वात में सबसे अधिक, सघन माध्यम में कम, विरल माध्यम में अधिक। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अगला पॉइंट बता देते हैं आपको। अगला पॉइंट आता है आपको आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडी। सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडी जिस पदार्थ के पास अपना खुद प्रकाश होता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। लेकिन परिभाषा इस प्रकार है कि प्रकाश पहुंचती है दो तरह से, जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में नाभिकीय संलयन होती है, दो नाभिक जुड़ता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे देखिए आपको बताते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत है, ये H12, ये नाभिक का कोर है, ये H2 है। ये दोनों क्या होता है, जुड़ता है, तो H12 और H12
परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, जब दो हल्के, परमाणु संख्या 1 परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या 1 परमाणु संख्या 2, ये दोनों जुड़ के क्या बनता है? हीलियम 1 4 प्लस उष्मा और प्रकाश। जब दो हल्के नाभिक जुड़ करके, चलिए इसका उतना काम नहीं है, इसका काम उतना नहीं है, अभी हटा देते हैं इसको। अभी वैसा पदार्थ इसका परिभाषा होगा आपको, वैसा पदार्थ जिससे नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा स्वतः प्रकाश निकलती है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा स्वतः प्रकाश निकलती है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए, जैसे सूरज, तारे, बल्ब, लैंप, मोमबत्ती, जुगनू भी कह सकते हैं, चलिए छोड़ दीजिए, नहीं लिखेंगे। यह आत्मदीप्त पदार्थ है, इसे स्वतः प्रकाश निकलती है। अगला पॉइंट आते हैं अब, अगला पॉइंट आते हैं प्रदीप्त पदार्थ। लुमिनियस बॉडी, जैसे चंद्रमा प्रदीप्त है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जब सूरज की प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर आपतित होती है, तो चंद्रमा उस प्रकाश को परावर्तित करते हुए पृथ्वी पर भेजती है, जिसके कारण चंद्रमा चमकती हुई दिखाई पड़ती है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा पर प्रदीप्त है।
वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए लिखते हैं, वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे पदार्थ के प्रकाश से चमकता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए, चंद्रमा या पृथ्वी का प्राकृतिक जो है ना रूप है। मंगल जो है, मंगल का है डोमस और फोबस, ग्रह का नाम है। यह ग्रह का नाम है ट्राइटन टाइटानिया इत्यादि। ट्राइटन चंद्रमा, डोमस, फोबस, न्यूटन, ट्राइटन, टाइटानिया, ये सब ग्रह का नाम है। इसके पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए इसे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट है अधिक पदार्थ। पानी लुमिनियस नॉन luminous body। अधिक पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ के पास अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन वह दूसरे पदार्थ के प्रकाश से भी नहीं चमकता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त में आपको बताते हैं, वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है तथा दूसरे पदार्थ के प्रकाश से भी नहीं चमकता है।
नहीं चमकता है उसे अधिक पदार्थ कहते हैं। उसे अधिक पदार्थ कहते हैं, यानी इसके पास अपना प्रकाश नहीं है होता है, ये दूसरे के प्रकाश से भी नहीं चमकता है, उसे कहा जाता है अधिक पदार्थ। जिसका एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि इत्यादि। ये सब अधिक है, ये सब चमकता है नहीं, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ पर आते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बॉडी, पारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण बता देते हैं। ये क्या है? पानी है। इस पे क्या करेंगे? इसमें क्या भरा हुआ है? पानी डाला हुआ है ना। अगर इस पे हम टॉर्च बारेंगे तो तुम देखिएगा कि इसमें प्रकाश क्या होता है, आर पार कर जाती है। ठीक है, तो जो आर पार कर जाती है वही पारदर्शी है। और जैसे यहाँ एक कॉपी ले लेंगे, इस पर एक टॉर्च बारेंगे तो प्रकाश क्या आर पार हो पाएगी? तो ये हो जाएगा तुमको अपारदर्शी पदार्थ। और जैसे घिसा हुआ कोई कांच ले लेंगे, जैसे घिसा हुआ है उस पर टॉर्च बारेंगे तो उससे भी प्रकाश तो आर पार करेगी लेकिन कम आर पार होगी, है ना। तो वह तुमको हो जाता है पारभासी पदार्थ। तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक पारदर्शी पदार्थ, एक अपारदर्शी पदार्थ और एक पारभासी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में जो है प्रकाश आर पार कर जाती है, अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है। अपारभासी पदार्थ में प्रकाश कुछ ही अंश भाग आर पार कर पाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा लिखा है अब आप लोग को। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाती है
हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे कांच, अल्कोहल, दो ही ठो रहने देते हैं, कांच, अल्कोहल इत्यादि। ठीक है, चलो रहने देते हैं यही तक। अब अगला पॉइंट है पारदर्शी। अगला पॉइंट आ जाता है अपारदर्शी पदार्थ। अगला पॉइंट आता है अपारदर्शी पदार्थ। इसका परिभाषा इस प्रकार है, पहले इसका स्पेलिंग लिख देते हैं। ओपाक्यू बॉडी। ओपाक्यू बॉडी जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होती है, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ईंट ले लेते हैं, है ना, लकड़ी, पत्थर ले लेते हैं इत्यादि। यह अपारदर्शी हो गया। इसे प्रकाश आर पार करेगी, इस पे आप प्रकाश आर पार करेगी ना। चलते हैं आप आगे पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पारभासी पदार्थ। ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट बॉडी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकलती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। जैसे आपको लिख देते हैं घिसा हुआ कांच। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज,
पारभासी पदार्थ में आंशिक रूप से प्रकाश निकलती है, ठीक है, कम निकलती है, कम, उसी को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसमें आपको आ जाएगा घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, आगे पॉइंट में आ जाते हैं, आगे पॉइंट में आ जाते हैं। आगे पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। आगे पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। अगला पॉइंट है आप लोग को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमको जितनी वस्तुएं दिखाई पड़ रही है वह सभी प्रकाश का परावर्तन करती है। पहले प्रकाश वस्तु पर आती है, पहले प्रकाश वस्तु पर आती है, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो यह अपारदर्शी, तो ये सब क्या है, जो ये सब दिखाई दे रही है ये सब क्या है, अपारदर्शी है। इसे प्रकाश आर पार हो पाएगी नहीं, इस पर प्रकाश आपतित नहीं, आर पार तो नहीं कर पाएगी। हाँ, तो इसमें आपको प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है फिर उसी दिशा में लौट जाती है, उसी का नाम आपको पड़ जाएगा प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए यह आपको अपारदर्शक वस्तु है, ये क्या है, अपारदर्शक वस्तु। और जैसे ये प्रकाश का किरण आया और फिर जिस दिशा से ये आया है ना, और उसी दिशा में देखो लौट जाती है, उसी दिशा में क्या होता है, फिर लौट जाती है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो उसी दिशा में फिर लौट जाती है, इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये अपारदर्शक वस्तु है, यहाँ पर अभिलंब है, तो इस पर जैसे आपतित होता है तो इसी पर फिर लौट भी जाती है। यह हम आप लोग को आगे में बताएंगे, ठीक है। इसका परिभाषा लिखा देते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो वह
तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पे आपको एग्जाम्पल थोड़ा बताते हैं। यह नीचे में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा है? देखा। अच्छा ठीक है, चलो पहले इसको उतार लेना है, आगे एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए यह कांच का प्लेट है, ये आपको हो गया, ये कांच का प्लेट है। जब इसको हम लोग पारा Hg प्लस सिंदूर HgS, इसको मिला देना है। इसको क्या करेंगे, पारा और सिंदूर के मिश्रण को हम लोग अमलगम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पारा प्लस सिंदूर HgS के मिश्रण को इसको मिलाने से क्या बनता है? अमलगम। जैसे आप लोग ऐना देखते होंगे, ऐना के पीछे भाग में क्या रहता है? लाल रंग से रहता है ना, पेंट किया हुआ। वह पेंट नहीं है, वह तुमको पारा और सिंदूर का जो होता है ना, वह लेप रहता है ऐना पर, जिसे हम क्या लोग कहते हैं? चेहरा देखते हैं। उसमें क्या होता है? प्रकाश आर पर होगा? नहीं। जब हम पारा और सिंदूर के लेप, जब हम पारा प्लस सिंदूर का जो है लेप किस पर? पारा और सिंदूर का अमलगम अगर उनका के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। जब अमलगम का लेप कांच पर चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग रजतित या कलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांच पर जब करते हैं किसका? अमलगम का जब लेप करते हैं पीछे से, तो वह रजतित या कलई कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं आगे पॉइंट में। ठीक है,
ठीक है, ठीक है ना जी? ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया? अपारदर्शी, जो किरणें सतह पर आपतित होती है, जो किरणें उसे आपतित किरण कहते हैं। सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आने वाली किरण है, इसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और सतह पर से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह पर से लौटने वाली किरण को, इसका स्पेलिंग हो जाएगा रिफ्रैक्टिव। रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टेड रे। देखो, इस पर किरण स्वयं आ रही है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? लौटाना। बोलो, यह सतलाती है, यह स्वयं आ रही है, इसका सिर्फ काम है क्या? लौटाना। इसका नाम पड़ता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसका नाम पड़ता है आपको परावर्तक सतह। बोलो, ये स्वयं इसको बुलाया परावर्तक सतह। ये जो है आपतित किरण, ये स्वयं आया परावर्तक सतह पर। रिफ्लेक्टिव प्लेन। रिफ्लेक्टिव प्लेन, ये बिंदु आपको यहाँ पर O हो जाएगा। सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपको अलग है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किरण के अब आप देखिए यहाँ पर सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, इसका नाम हो जाएगा अभिलंब। नॉर्मल, सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं।
आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई आपतन कोण आई आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपको हो जाएगा आर। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले कांच पारदर्शी था, जब इस पर पारा प्लस सिंदूर HGS अमलगम का लेप चढ़ा दिए उसे रजस्थित या कलई कहते हैं। यह अपारदर्शी हो गया। तो अब पहला पॉइंट जो है आपतित किरण है। सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा आपको परावर्तित किरण हो गया। सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और वैसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन करती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे आर सूचित करते हैं, इसे आई। अब आप लोग इस आगे आ जाइए इसके परिभाषा पर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आज इसका वीडियो ख़त्म, आज का वीडियो यहाँ ख़त्म कर देते हैं। और कल इसका परिभाषा आप लोग को लिखा देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म।